बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो सर्जिकल इन्फेक्शन, चैप्टर नंबर 23 है। इसके साथ जो दूसरा कम्बिनेशन होता है वो एसेप्टिक टेक्निक्स का होता है। उसमें से एक आधा सवाल आया हुआ है, तो वो मैं आपको सिर्फ उस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट हुआ वही करवा दूँगा बाद में। मेन ये चैप्टर 23 है आपका, काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो करवाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ SCQ, और बाकी हम रीड करते जाते हैं। पहले इन्फेक्शन की डेफिनेशन है। इन्फेक्शन वही है जो मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट that are not normally present within the body, अगर इनका इन्वेजन हो जाए या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आपके पास इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट, those are not normally present within the body, and inflammatory response of the body to these microbes is causing infection। बैक्टीरियमिया है उसके बाद, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया विद इन द ब्लड स्ट्रीम, इसको बैक्टीरियमिया कहेंगे। उसके बाद ये नीचे टेबल है, इसका आपको MCQs के हवाले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सवाल इसके अंदर से नहीं आया हुआ है सच। पहला है SIRS, इसको कहते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। इसके अंदर 4 क्राइटेरिया इसने दिए हो, कहता है कि इनमें से कोई से 2 भी अगर आपके हैं तो हम इसको फिर SIRS लेबल कर देंगे। पहला बुखार, फीवर या तो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। नंबर 2 पे हार्ट रेट 90 बीट से ज़्यादा हो गया है। रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो गया है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन जो है, जो नॉर्मली एक्सेल्ड एयर के अंदर 40 होती है, वो आपकी 32 मिलीमीटर ऑफ Hg पे आ गई है। या फिर आपका जो अब वाइट ब्लड सेल काउंट है वो 12,000 से ऊपर चला गया है या 4,000 से नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे SIRS है। अच्छा, इसकी काज वगैरह हमेशा इन्फेक्शन नहीं हो सकती, इस्कीमिया हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, सीवियर इंसल्ट हो सकती है, और इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला स्टेप SIRS के बाद होता है सेप्सिस। सेप्सिस में क्या होगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन प्लस सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होगी। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में यही आपके SIRS के क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया प्रेजेंट होगा, इसको हम सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन कह देंगे। साथ में आपके पास डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन है कोई, ठीक है, तो उसको हम फिर सेप्सिस कहेंगे, यानी इस इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा है तो हम उसको सेप्सिस कह देंगे। इसके साथ तो एडिशनल आपके पास आ सकती है मैनिफेस्टेशन, उसके अंदर आपके पास एलिवेटेड प्रोकैल्सिटोनिन आ सकता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन मिल सकती है आपको, हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन डायबिटिक में नहीं होगा ये हाइपरग्लाइसीमिया, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है सेप्सिस के अंदर। उसके बाद सेप्सिस के बाद आता है सवियर सेप्सिस। सवियर सेप्सिस में एक वर्ड बस ऐड कर लें कि यही जो हमारे पास सेप्सिस है, अगर ये प्लस एविडेंस ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन मिल जाए आपको, तो हम इसको कहेंगे सीवियर सेप्सिस है। ऑर्गन डिसफंक्शन क्या हो सकता है, अगर आपके लंग्स डिसफंक्शन हो गया, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका जी किडनी रेनल फेलियर हो गया, रेनल डिसफंक्शन हो गया, आपका ओलिगोयूरिया हो जाएगा, आपका क्रेट हाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका जी हेपेटिक डिसफंक्शन हो गया, बिलीरुबिन लेवल जो एलिवेट कर जाएगा, पॉपुलेशन आपकी नॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से कोई एक भी ऑर्गन डिसफंक्शन का आपको सबूत मिल जाए, और साथ में आपको सेप्सिस के क्राइटेरिया फिल हो जाए, तो हम सीवियर सेप्सिस कहेंगे। और सीवियर सेप्सिस के बाद है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होगा कि आपको सेप्सिस हुआ हुआ है, साथ हाइपोटेंशन जो हुई है ना, वो फ्लूइड रिससिटेशन से रेजिस्टेंट या फिर रिफ्रैक्टरी है, यानी आप उसे फ्लूइड दे रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं फ्लूइड्स के साथ उसे, लेकिन उसकी हाइपोटेंशन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आप उसे बोलस भी दे रहे हैं, आप उसे इंटरवीनस लगा रहे हैं, लेकिन वो उसकी हाइपोटेंशन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, साथ से सेप्सिस है, तो हम इसको सेप्टिक शॉक कहेंगे। फिर इसमें अच्छा आपको जो दूसरा क्राइटेरिया मिलेगा ना, वो हाइपरलैक्टीनीमिया जो होगा ना, वो ग्रेटर देन 1 मिलीमोल पर लीटर आपको मिलेगा। उसके बाद आखिरी स्टेज हमारे पास मोड्स आ जाती है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। इसके अंदर जो आपके मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में चले जाएंगे। अब इसमें जो हमारा पहला सवाल है उस पर आते हैं, वो आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये क्या होती है जी, जो आपकी जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है, अगर उस साइट के ऊपर इन्फेक्शन विद इन 30 डेज विदाउट एनी इम्प्लांट, यानी आपने कोई मैश नहीं लगाई, कोई इम्प्लांट नहीं लगाया आपने, और 30 डेज़ के अंदर अंदर उस जगह पर इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहेंगे। या फिर आपने कोई इम्प्लांट लगाया है, कोई ग्राफ्ट लगाया है, कोई मैश लगाई है, और उस जगह पे 1 साल के अंदर अंदर उस ग्राफ्ट पे या उस जगह में इन्फेक्शन हो गई है, तो हम इसको कहेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी ग्राफ्ट के साथ 1 साल, विदाउट ग्राफ्ट 30 डेज़। अब ये सुपरफिशियल भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है, या फिर ऑर्गन स्पेस भी हो सकती है। सुपरफिशियल डीप आपको समझ आ रही होगी, ऑर्गन स्पेस क्या होगी, जिस ऑर्गन की सर्जरी की है उस ऑर्गन में
सर्जिकल साइट को छोड़ के उसके ऑर्गन की साइड पे या उस ऑर्गन के साथ जो स्पेस पड़ी हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी, उसको हम ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन कहेंगे। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ एनाटॉमी अदर देन द इंसिजन दैट वाज ओपनड और मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क ऑफ एसएसआई। इनको 3 में डिवाइड कर लें, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव क्या है? प्री ऑपरेटिव जो हॉस्पिटलाइजेशन थी वो ठीक नहीं थी, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक कवर ठीक नहीं था, प्री ऑपरेटिव स्किन क्लिनजिंग ठीक नहीं थी। इंट्रा ऑपरेटिव क्या है जी? आपके पास लेंथ ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा हो गया है, वूंड कंटेमिनेशन हो गया है, वूंड की हीमोस्टेसिस ठीक नहीं है, टिश्यू डैमेज हो गया। फिर हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव आता है। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या है जी? ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं किया, इंसिजनल केयर नहीं की, वाउंड सर्विलेंस नहीं किया आपने, ये हो जाएगी। एंटीबायोटिक कवर ठीक नहीं लगाया, ये उसकी वजह से हो सकती है। फिर है पेशेंट फैक्टर्स। पेशेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। पेशेंट जो है जी उसके पास प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन थी, उसका कोई कवर नहीं यूज़ किया, डायबिटीज़ थी, क्रोनिक डिजीज़ थी, कोई क्रोनिक स्टेरॉइड यूज़ था, स्मोकिंग थी या माल न्यूट्रिशन थी, ये उसके पेशेंट फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर एक सवाल और आता है, कॉमन ऑर्गेनिजम्स पूछ लेता है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के, ये लिख लें, लिखे नहीं हुए। एंटेरोबैक्टीरिया हो सकता है, एनरोब्स हो सकते हैं, ई कोलाई हो सकता है और स्टेफोरियस हो सकता है, ये 4 लिख लें। एंटेरोबैक्टीरिया, एनरोब्स, ई कोलाई एंड स्टेफोरियस, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर एसएसआई, ठीक है। इसके अंदर है जी, इसी का दूसरा नाम प्रिवेंशंस भी है, कि एक सवाल जो आता है जिसके अंदर वो प्रिवेंशंस पूछ लेता है एसएसआई की, उसके अंदर भी आप ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं इनको आप प्रिवेंशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या जी, लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे जो है वो ठीक हो, इनअप्रोप्रिएट टाइम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस है जो वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सर्जिकल साइट शेविंग 1 डे बिफोर सर्जरी, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन को, ड्रेन इन वाउंड को, टिश्यू डैमेज को, ब्लड लॉस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। अब जो सर्जिकल साइट शेविंग जो 1 डे बिफोर है ना, इसका ये होता है कि अगर आप 1 डे बिफोर सर्जिकल साइट की शेविंग करते हैं ना, तो वहाँ पे माइनर कट्स रह जाते हैं, ठीक है। और इवन बिफोर ऑपरेशन भी अगर उसकी नहीं हुई तो आपने इसके लिए करना जो होता है, आगे शायद आए भी, कि आपने फौरी रेज़र के साथ ऑपरेशन उसकी वो हेयर रिमूव नहीं करने, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ड्यूरिंग रेज़र माइनर कट्स लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपने बिल्कुल ऑपरेशन के वक्त, अगर तो वो बाल ऑपरेशन की इंसिजन वाली जगह पे इन्वॉल्व हों तो आपने उनको छेड़ना, वरना आपने उनको छेड़ना ही नहीं। अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आपने उसको इलेक्ट्रिकल जो आपका स्कैल्पर है उसके साथ रिमूव कर देने, ताकि जो कट्स लगे वो जल के वहाँ से बंद हो जाए, उसके ऊपर इन्फेक्शन का चांसेस, बैक्टीरिया की एंट्री के चांसेस कम हो जाए। उसके बाद नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नॉन मॉडिफाइबल या डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसके अंदर ओल्ड एज है, माल न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी है, इम्यूनोसप्रेशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है और कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ है। अब आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वूंड। क्लासिफिकेशन ऑफ जो सर्जिकल वूंड है ना हमारे पास, वो हम क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप्स के अंदर। इसका इसने क्राइटेरिया भी लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास जो एग्जाम आता है क्वेश्चन में वो इसका टाइप्स विद एग्जांपल्स पूछता है। तो क्राइटेरिया अगर आप पढ़ लेंगे आपको एग्जांपल इससे ही पता लग जाएगी, वरना आप एक एक एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है क्लीन। क्लीन के अंदर आपने याद रखना कि आपको कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं मिली ऑपरेशन के दौरान, और ना ही आपने 3 जो सिस्टम है जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट है उनको ओपन किया है। कौन सा वाला? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओपन नहीं किया, एलिमेंट्री सिस्टम को ओपन नहीं किया और जेंटो यूरल सिस्टम को आपने ओपन नहीं किया, या उसके अंदर आप एंटर नहीं हुए और आपको इन्फ्लेमेशन नहीं मिली, तो क्लीन वाउंड आपका। क्लीन वाउंड के अंदर आपकी जो एग्जांपल है वो आपकी हर्नी और रेफी की पास पेपर में लिखी हुई है, तो हर्नी और रेफी लिख लें आप। नंबर 2 पे आपका आ जाता है जी क्लीन कॉन्टेमिनेटेड। क्लीन कॉन्टेमिनेटेड में क्या होगा कि आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो नहीं मिली, लेकिन आप इन तीनों जो आपके सिस्टम थे, रेस्पिरेटरी, जेनिटोयूरल या फिर एलिमेंट्री कैनाल, इनके अंदर आप एंटर हुए हो या इनको आपने ओपन किया और विद स्पिलेज ऑफ फ्लूइड हुई है लेकिन माइनर हुई है, जिसको हम क्लीन कॉन्टेमिनेटेड कहेंगे। आपने उसको साफ़ कर दिया और आपने उसको रिपेयर कर दिया। इसी एग्जाम्पल में आती है अपेंडेक्टोमी। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 आपके पास। नंबर 3 में आपके पास कॉन्टेमिनेटेड वूंड आता है। कॉन्टेमिनेटेड वूंड क्या होगा? इसमें यहाँ पे तो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन मिल गई है, लेकिन इसमें याद रखना कि पस नहीं होगी। नंबर 2 पे क्या होगा? आपको विजिबल कॉन्टेमिनेशन ऑफ वूंड मिली है,
यानी कोई होलो विस्कस ऑर्गन जो है ना आपका, उससे ग्रॉस स्पिलेज हुई है फ्लूइड की, लेकिन ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको ग्रॉस स्पिलेज मिल गई है, ठीक है, तो ये भी कॉन्टेमिनेटेड है। नंबर 3 पे आपको कंपाउंड या ओपन इंजरी मिली है, लेकिन 4 घंटों के अंदर अंदर आपने ऑपरेशन कर लिया है। नंबर 4 आपका है डर्टी वूंड। डर्टी वूंड आपका है, उसके अंदर क्या होगा कि आपका नंबर 1 आपको पास मिल जाए, नंबर 2 आपकी प्रीवियस भी परफोरेशन हुई है उस होलो विस्कस ऑर्गन की, वो मिल जाए आपको, और नंबर 3 आपको कंपाउंड या ओपन इंजरीज मिलेंगी और 4 घंटों से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं वो। अगर विद इन 4 आवर्स आई है तो आपके पास कॉन्टेमिनेटेड है, अगर वो 4 घंटों के बाद आई है तो आपके पास वो डर्टी वूंड में आ जाएगा। अब इसकी एक जो पूछी हुई ना पास पेपर में, वो इसकी परसेंटेज पूछी है, विद प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटीबायोटिक एंड विदाउट प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटीबायोटिक रेट ऑफ इन्फेक्शन। विदाउट प्रोफाइलैक्सिस इसने लिखा हुआ है 1 के अंदर, इसने लिखा हुआ कि क्लीन के अंदर ग्रेट लेस देन 2% है, दूसरे के अंदर इसने 3 वो लिखा हुआ हमारे पास 6 to 9% है, तीसरे के अंदर इसने 13 to 20% और चौथे के अंदर इसने 40% लिखा हुआ है। अब इसी के साथ आप लिख लें जी, विद प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटीबायोटिक क्लीन के अंदर 1 to 2% है, क्लीन कॉन्टेमिनेटेड के अंदर 3% है, कॉन्टेमिनेटेड के अंदर 6% है, और डर्टी के अंदर आपकी 7% रेट ऑफ इन्फेक्शन है। अब आ जाए जी अगला जो आपका है जी, अच्छा इसके अंदर एक जो सवाल और पूछा हो ना उसने, या इसकी जो प्रिवेंशन के अंदर उसने लिखा हुआ ना, प्रिवेंशन के अंदर 5 पेपर के अंदर उसने लिखा हुआ कि एक आप उसकी प्री ऑपरेटिव एंटीसेप्टिक या क्लीन करें सर्जिकल साइट को, सर्जिकल साइट जो है उसको 2 घंटों के अंदर अंदर जो ओटी है ना, ओटी के अंदर आने के बाद विद इन 2 आवर्स ऑफ बिगिनिंग आप उसकी जो है ना वो जो सर्जिकल साइट शेव्ड और क्लिफ्ट इन द ओटी विद इन 2 आवर्स ऑफ बिगिनिंग, ये इसने लिखा हुआ है जो आप उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसने इसने कहा कि जी उसकी जो प्री ऑपरेटिव एडमिशन है फॉर इलेक्टिव सर्जरी शुड बी स्टे, यानी लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे ना हो गया, उसे हॉस्पिटल में उसको इन्फेक्शन का खतरा हो। उसके बाद इसने कहा कि आप स्टेराइल कैप्स मास्क गाउन्स यूज़ करें, प्रॉपर स्किन क्लीनिंग करें, उसके बाद प्लास्टिक ट्रैप्स अवॉइड करें, टिशू हैंडलिंग अच्छी करें, टिशू डैमेज कम करें, और इसने कहा हुआ है कि कंसीडर लिविंग वूंड ओपन इफ़ इट इज़ सवेयरली कंटेमिनेटेड। अगर सवेयरली कंटेमिनेटेड है उसको अच्छे से ड्रेन करके साफ़ करके आपने उसे ओपन छोड़ देना उसकी हीलिंग के लिए। बंद करेंगे तो उसमें फंस पाने का खतरा है। उसके बाद आप उसके प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कवर दें, अगर पहले से उसको कोई इन्फेक्शन चल रही है तो पहले उसको ट्रीट करें, ठीक है, ये सारी आप इसकी प्रिवेंशन है। उसके बाद वो कह रहा है कि एक सवाल उसने पूछा कि इन्हेंसमेंट ऑफ होस्ट डिफेंस से किसी ने लिखा हुआ, इन्हेंसमेंट ऑन होस्ट डिफेंस में क्या है, आप उसकी ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी कर दें ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो वो किल हो जाए, उसके बॉडी टेम्परेचर को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है, और उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करके रखें। तो ये चंद चीज़ें इसकी प्रिवेंशन के अंदर है जो सवाल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम या सवेरिटी ऑफ एसएसआई हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके 2 सिस्टम है, एक को एसेप्सिस कहते हैं और दूसरे को साउथहैम्पटन वुंड असेसमेंट स्केल है, ठीक है। इसमें जो एसेप्सिस है ना, इसका मोस्टली वो नाम ही पूछता है, लेकिन इसमें जो साउथहैम्पटन सिस्टम है ये उसने पूछा हुआ है, तो ये आप याद कर लेंगे। जो दूसरा सिस्टम एसेप्सिस है इसको आप सिर्फ रीड कर लें। इसमें ये जो एसेप्सिस है ये एक निमोनिक है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है ए से एडिशनल ट्रीटमेंट, एस से आपके पास आ जाता है जी एडिशनल ट्रीटमेंट में आपके पास यूज़ कोई उसने एंटीबायोटिक यूज़ की हुई है या उसने कोई ड्रेनेज करवाया हुआ है लोकल एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। एस से सीरस एक्सुडेट है, ई से एरिथीमा है, उसके बाद पी से प्रोलैंड एक्सुडेट है, एस से सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू है, आई से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, और एस से स्टे इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 40 डेज़ है। इसमें हर चीज़ के अंदर जो 10 मार्क्स हैं एक्सेप्ट 3। एक उसने जो ड्रेनेज की थी एनेस्थीसिया की वो लोकल एनेस्थेटिक किया था 5 नंबर, सीरियस डिस्चार्ज जो है उसके 5 नंबर, और एरिथीमा जो है उसके 5 नंबर, बाकी सबके 10-10 नंबर है। अच्छा इसके अंदर आप जब 10 आपने नंबर देने हैं तो नीचे टेबल में लिखा हुआ है एंटीबायोटिक के 10 नंबर, ड्रेनेज अंदर लोकल मैंने पहले बताया 5,
जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हुई है तो 10, सीरियस डिस्चार्ज है तो 5, एरिथ्मिया है तो 5। फिर इसको फिर आगे आपने डिवाइड ऐसे करना, अगर बाउंड इन्वॉल्वमेंट 20% है तो 1, लेस देन 42, लेस देन 63, लेस देन 84, मोर देन 85। सिमिलरली एरिथ्मिया के लिए फिर पुरुलेंट और सेपरेशन और डीप टिश्यू में भी यही है, लेकिन क्योंकि उनके 10 नंबर है तो उनमें 2 हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद आइसोलेशन बैक्टीरिया 10 और स्टे इन हॉस्पिटल ओवर 14 डेज 10। इसके बाद आपने इसका स्कोर कैलकुलेट कर लेना है। अगर वो 0 से 10 आ रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग है, अगर 11 to 20 है तो डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग है, 20 to 30 है तो माइनर वुंड इन्फेक्शन है, 30 to 40 है तो मॉडरेट वुंड इन्फेक्शन, और मोर देन 40 है तो सीवियर वुंड इन्फेक्शन है आपके पास। फिर उसके बाद हमारे पास आता है साउथहैम्पटन वुंड स्कोरिंग सिस्टम। अरे सिंपल सा सिस्टम है ये, लेकिन पास पेपर वाले ने इसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। तो पहले हम बुक वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो पास पेपर में एक्स्ट्रा बताया मैं बता देता हूँ आपको। बुक वाले ने तो सिंपल इसको कहा है कि अगर तो नॉर्मल हीलिंग है हम 0 कहेंगे, अगर हीलिंग विद माइल्ड ब्रूजिंग या एरिथीमा है तो उसको हम टाइप 2 कहेंगे, ग्रेड 2 कहेंगे। अब वही एरिथीमा प्लस साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आ गए हैं तो हम इसको ग्रेड 3 में कर देंगे। पस आ गई है तो ग्रेड 4 में, ये याद रखना है ग्रेड 4। मोस्टली वो पास पेपर में आपको सवाल देता है जिसके अंदर वो पस का जिक्र करेगा और वो कहेगा कि इसकी कैटेगरी बताएं, वो हम कहेंगे कि हमारा सर क्या डायग्नोसिस पूछ लेगा विद कैटेगरी या उसका स्केल, तो हम कहेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन विद क्लास 4। पस का जिक्र आ गया तो क्लास 4। ये MCQs के लिए भी पुरुलेंट डिस्चार्ज है, पस को याद रख लेना। बाकी SC के लिए पहला 0 नॉर्मल हीलिंग है, हीलिंग विद ब्रूज एरिथीमा 2, एरिथीमा विद इन्फ्लेमेशन साइंस 3, बस आ गई तो नंबर ग्रेड 4। और अगर डीप और सीवियर वुंड इन्फेक्शन है, हिमाटोमा है, ठीक है, एस्पायरेशन हुई हुई है, हिमाटोमा रिक्वायरिंग एस्पायरेशन है, तो फिर ये हमारे पास ग्रेड 5 में चला जाएगा। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पास पेपर वाला ऐड करता है ना, वो इसकी जो टाइप है ना 1 और ये टाइप 2, इसकी आगे वो सब क्लासेस बना देता है A B C और D। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है जी, अगर तो नॉर्मल हीलिंग विद माइल्ड ब्रूज है तो, अगर तो सम ब्रूज है तो 1A है, अगर कंसिडरेबल है तो 1B है, माइल्ड एरिथीमा है तो 1C है। इसी तरह टाइप 2 की वो आगे सब क्लासेस बना देता है कि अगर 1 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और एरिथीमा एट 1 पॉइंट है तो 2A है, अराउंड सुचर है तो B है, अराउंड वूंड है तो 3 है, अलोंग वूंड है तो 2C है, और अगर अराउंड वूंड है तो 2D है। इस तरह ABCD उसने सीरियस डिस्चार्ज पे भी बताए हुए हैं कि अगर एट 1 पॉइंट है तो 3A है, लॉन्ग वूंड है तो 3B है, लार्ज वॉल्यूम है तो 3C है, और प्रोलॉन्ग है तो 3D है। ठीक है, ये आपने करना। इसी तरह 4 की भी एट 1 पॉइंट तो 4A, एट लॉन्ग वूंड तो 4B। ठीक है, तो अगर तो ये आपने करनी है तो कर लें, वरना ये जो बुक वाली है आपकी ये भी ठीक है, यानी ग्रेड 1 2 3 4 5 सिंपल। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो ASAP स्कोरिंग सिस्टम है ना, ये हम मोस्टली कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा साउथहैम्पटन स्केल है ना, ये हम पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ हर्निया वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बुक के अंदर इसने की हुई है जी, मेजर एंड माइनर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। मेजर में ये कहता है कि या फिर तो डिस्चार्ज के साथ अगर सिग्निफिकेंट पास आ रही है तो इसको हम मेजर लेबल करेंगे। सिस्टेमिक इलनेस कोई आ गई है, ट्रैकिकार्डिया, पायरेक्सिया, लिकोसाइटोसिस, फिर भी मेजर है। डिलेड रिटर्न टू होम हो गया है तो होम है तो फिर भी मेजर है। माइनर में वो क्या कह रहा है कि पास डिस्चार्ज तो है लेकिन उसके साथ डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई सिस्टेमिक साइंस नहीं है, और उसका जो घर जाने जो वापसी है वो डिले नहीं हुई, तो फिर हम इसको माइनर वुंड इन्फेक्शन कहेंगे। उसके बाद इसने इस दूसरी क्लासिफिकेशन इसी की है प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी में वो क्या कहता है, वो कहता है अगर तो जो इन्फेक्शन आई है वो अक्वायर्ड हुई है फ्रॉम कम्युनिटी या एंडोजिनस ओरिजिन है तो ये प्राइमरी है। उसके अलावा जो है ऑपरेशन थिएटर से, वार्ड से, कॉन्टेमिनेटेड ड्यूरिंग सर्जरी से, इसको हम फिर सेकेंडरी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वही दोबारा प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसका सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, ये मैंने तकरीबन आपको पीछे करवा भी दिए, यहाँ पे हम एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं। इसको वही प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और हम पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर ही डिवाइड करेंगे। प्री ऑपरेटिव में हमारे वही हैं जी, प्री ऑपरेटिव मेजर्स
आपके अंदर जी नंबर 1 पे है जी आइडेंटिफाई एंड ट्रीट। पहले जो इन्फेक्शन है, रिमोट इन्फेक्शन, उनको ट्रीट कर लें। पेशेंट को कहें कि वो शावर और बाथ लेके एंटीसेप्टिक एजेंट से वो उसकी स्मोकिंग छुड़ा दें 30 डेज़ बिफोर। ठीक है, उसके बाद बाउल प्रिपरेशन करें, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखें। प्री ऑपरेटिव उसकी मर्सा की स्क्रीनिंग करवा लें, यानी मल्टी रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस तो नहीं है उसको, उसकी करवा लें। उसके बाद एडिक्यूट डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन थिएटर आपके पास होना चाहिए। ये प्री ऑपरेटिव। इंटर ऑपरेटिव क्या है कि अपने हेयर जो है ना वो ड्यूरिंग अनलेस एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन नहीं रिमूव करने आपने, यानी ऑपरेशन से फौरी पहले अगर आप के रिमूव करने पड़ जाए ना तो वो आपने फिर किस तरह रिमूव करने हैं, वो आपने फिर इलेक्ट्रिक क्लिपर्स के साथ रिमूव करने हैं। और उस टाइम आपने शेविंग विद रेज़र करने से अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि वही उसने बताया कि माइक्रोफोकाई बन जाते हैं जो बैक्टीरिया की एंटर होने का बाइस बनते हैं। उसके बाद आपने उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखना है। एंटीसेप्टिक एजेंट स्किन के ऊपर अच्छा इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने डॉक्टर के नेल या छोटे होने चाहिए या फिर आर्टिफिशियल नेल तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। उसके बाद सर्जिकल स्क्रब जो है वो आप 2 से 5 मिनट पहले अपना करें प्रॉपर। उसके अंदर आप अपने हैंड, फोर आर्म्स और एल्बोस तक जो है ना सर्जिकल स्क्रब बना के 2 से 5 साल पहले किसी अच्छे एंटीसेप्टिक एजेंट के साथ अपने हैंड, फोर आर्म्स और एल्बो को, जिसको हम वॉश आउट कहते हैं, वो करें अपना। उसके बाद आप मर्सा स्क्रीनिंग आपने करवाई हो। ठीक है, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, गाउन्स यूज़ करने हैं आपने। उसके बाद आपके डोर बंद होने चाहिए ड्यूरिंग ऑपरेशन। स्क्रब आप इस्तेमाल करें जो आपने उससे पहले चेंज किया हो ऑपरेशन से पहले। स्टरलाइजेशन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की हैंडल अच्छे से करें। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव आ जाते हैं, इसमें भी जी आपकी ड्रेसिंग आपने स्टरलाइज करनी है, ड्रेन डाल देना है और उसको फिर अर्ली रिमूव करना है। उसके बाद न्यूट्रिशन इंप्रूव करें, स्मोकिंग उसकी सफाई रखें। तो ये जितने भी आप इसके सोच के लिख सकते हैं और ये आपके ज़हन में आ भी जाएंगे, ये सारे आप प्रिवेंशन के अंदर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर भी आपके प्रिवेंशन के अंदर ही आते हैं। तो ये आपके सर्जिकल साइट की प्रिवेंशन है। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसके अंदर सवाल आया हुआ है। इसकी मैं आपको अब एक दो MCQ जो अंदर से बन सकते हैं वो बता देता हूँ कि आपने जो है जाना है ना वो देखना कि एक तो अपने कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लेना है बैक्टीरिया को, उसके हिसाब से डिसाइड करनी है। फिर आपकी चीपेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग होनी चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक और जो आपकी है जी वो और जो आपकी चीपर है उनकी इफ़ेक्टिवनेस इक्वल है तो आप चीपर की तरफ जाएं। उसके बाद जी जो अब्सेसिस होती है ना आपके पास, उसके अंदर सबसे पहले आपने उसको ड्रेन करना, फिर एंटीबायोटिक देनी है। ड्रेन के बगैर आपने उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी। ठीक है, उसका फ़ायदा नहीं होता इतना। और जिनके अंदर जो ड्रेन नहीं होती उनके अंदर आपने रेडियोलॉजिकल ड्रेनेज करना है, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक लगानी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, वो कहता है कि रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन नहीं आता अक्सर एंटीबायोटिक से या पुअर होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है। उसकी वजह इसने लिखी हुई है कि आपने नेक्रोटिक टिश्यू जो था उसको एक्साइज ही नहीं किया। ठीक है, यानी उसको एक्साइज करने के बाद एंटीबायोटिक देनी होती है अगर आपके पास कोई नेक्रोटिक टिश्यू आ जाए। अगर उसको आप एक्साइज ही नहीं करेंगे तो वो अगले सेल्स को डैमेज करता रहेगा। इसी तरह पहले पास को रिमूव करना है, पहले आपने ड्रे इसको अपसेस को ड्रेन करना है, उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी लगानी है। दूसरा हम क्या करते हैं, हम उसकी डोज जो होती है वो इनएडुकेट रखते हैं, हम उसको मुकम्मल नहीं करते जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आती है। इसलिए वो कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है ना, आम तौर पे जो इन्फेक्शन होती हैं वो उनका जो रिस्पॉन्स आता है ना वो 48 आवर्स के बाद आता है। तो इसीलिए जो कोर्स है वो कहते हैं कि 5 से 10 दिन का लाजमी होना चाहिए। हालांकि हम खुद देख लें कि 3 दिन में एंटीबायोटिक हम पूरी नहीं करते तो उससे रेजिस्टेंस इस वजह से पैदा होती है। उसके बाद वो यहाँ पे उसने कहा कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन 30 to 60 मिनट्स। असल में इसने बताया हुआ कि जब इन्फेक्शन होने का जो चांसेस होता है ना हमारे ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो वो 30 to 60 मिनट्स जो होते हैं ना वो होते हैं। तो वो कहता है कि इस दौरान असल में ये 30 to 60 मिनट इसमें ये कहा कि बॉडी अगर कोई इन्फेक्शन अटैक भी करता है तो इस हिस्से के दौरान बॉडी को अपना इतना टाइम लेती है बॉडी अपने पूरे इम्यून सिस्टम को मोबलाइज करने के अंदर अंदर। तो इस सिस्टम के अंदर अगर आप एंटीबायोटिक लगा देंगे ना तो वो बड़ा काम करेगी। तो प्रोफाइलैक्टिक जो होती है वो विद इन 30 to 60 मिनट्स लग जानी चाहिए। और ये
24 आवर्स के अंदर अंदर डिसकंटिन्यू कर देना आपने इसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक को। उसके बाद आता है डिसाइसिव पीरियड। ये वही है कि जो हमारी बॉडी होती है ना, कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, हमें वेरिया सेलुलर रिस्पॉन्स होना हो, कम से कम 4 घंटे वो लेता है कि पूरे बॉडी के रिस्पॉन्स को मोबिलाइज करे। और इस ये जो पीरियड होता है ना, इसको हम डिसाइसिव पीरियड या डिसाइसिव पीरियड कहते हैं। यानी ये फैसला कुन लम्हा होता है, इसके अंदर बॉडी ने रिस्पॉन्स इसके बाद आएगा। तो ये जो टाइम होता है इसके अंदर बैक्टीरिया के पास मैक्सिमम टाइम होता है रेप्लिकेशन का। तो इसी तरह अगर उसको एंटीबायोटिक लग जाए तो फिर जो होता है ना, इसको हम प्रोवाइड जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सर्जी इन्फेक्शन प्राइमरी ट्रीटेड बाय सर्जिकल मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे पास्ट क्वेश्चन के अंदर ना एक सवाल पूछा उन्होंने पूछा कि फैक्टर्स डिटर्मिनिंग वुंड इन्फेक्शन। इन्होंने कहा कि नेम द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर अ वुंड विल गेट इन्फेक्टेड और नॉट। तो उसके अंदर इसने जो जवाब लिखा हुआ वो इसने लिखा कि होस्ट रिस्पॉन्स, वायलेंस एंड इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट, vascularity and health of the tissue being invaded, presence of dead or foreign tissue, presence of antibiotic during the decisive period and immune status and nutritional assessment। यानी वही फैक्टर हैं, यानी होस्ट का रिस्पॉन्स या होस्ट का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, एजेंट कौन सा है, कोई फॉरेन टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं, एंटीबायोटिक उस पीरियड के अंदर दी गई है या नहीं, इम्यून स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है, माल नरिश तो नहीं है। उसके बाद उसने पूछा हुआ कि एक 20 साल का लड़का है, वो उसको वुंड इन्फेक्शन हो गई आफ्टर पेंडेक्टोमी, आप उसे ट्रीट कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ है। ट्रीटमेंट में इसने लिखा कि इनिशियल मैनेजमेंट उसकी हम करेंगे जी, हम बैंडेज रिमूव कर देंगे उसका जी, वुंड साइट को हम एग्जामिन करेंगे, जितने रिस्क फैक्टर्स हैं वो न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, अनीमिया, इनको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम उसका डिस्चार्ज कलेक्ट करेंगे और उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे। तब तक हम उसको वुंड को अच्छी तरह इरीगेट करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ, सुचर्स को रिमूव करके पस को रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आईवी लाइन मेंटेन कर देंगे उसकी। सब ये थी इनिशियल मैनेजमेंट। उसके बाद आती है सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट। सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, उसकी जी आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, एंटीबायोटिक्स आप उसकी उस हिसाब से शुरू कर देंगे, उसको अच्छे से वुंड को वॉश करके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ, उसके बाद उसको एस्पायरेट करके उसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करेंगे और उसके बाद फर्दर जो रिस्क फैक्टर्स उनको कंट्रोल करेंगे और वुंड सर्विलेंस करेंगे। तो ये उसकी ट्रीटमेंट होगी या मैनेजमेंट होगी। क्या ये जहाँ पे फिर ये एसएसआई की मैनेजमेंट पूछता है उसके अंदर आप ये वाली मैनेजमेंट जो वो लिख सकते हैं। जो इसके सवाल आए हुए हैं उसमें आया ये वही क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, प्रिवेंशन पूछ लेता है, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट पूछ लेता है। अब आ जाए जी आगे, हम इन बैक्टीरिया का मैंने आपको बता दिया था कि एक सवाल आया उसने इसके अंदर पूछा था बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होंगे, वो आप लिख लें। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स ये होंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सवाल आता है आगे, हम अब तकरीबन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन हमें डर्मल जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना उनकी तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर नंबर 1 एक है हमारे पास अब्सेस का बनना। अब्सेस क्या होती है, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस होती है कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, डेड टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट कैन डिवेल्प एनीवेयर इन द बॉडी। यानी कोई भी एक मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके पास ना एक कलेक्शन बन जाएगी जिसके अंदर पास न्यूट्रोफिल्स और डेड टिश्यू होंगे, ठीक है, और साथ में वो ऑर्गेनिज्म भी होगा जिसकी वजह से यानी जिससे इन्फेक्शन कॉज की होगी। तो इसका सवाल एक आधी बार ही आया हुआ है, उसके अंदर एक में उसने पूछा था इसकी कंपोजिशन क्या, कंपोजिशन यही है कि इसके अंदर पस होगी, WBCs होंगे, ठीक है, उसके बाद इसके बाद आपके पास इन्फेक्टिव एजेंट होगा, ना साथ में आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होंगे, ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा, ये इसकी है कंपोजिशन। उसके बाद सर इसकी ट्रीटमेंट पूछी थी। इसकी ट्रीटमेंट में आपने याद रखना, पीछे में बताया बस अब्सेस को सबसे पहले आपने ड्रेन करना है। अब्सेस को आपने ड्रेन करना है, ड्रेन करने के बाद आपने इसकी एंटीबायोटिक लगानी है। तो इसका ट्रीटमेंट वही होगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है आपने इसको। उसके बाद जो ड्रेन नहीं है उनको आपने एस्पायरेशन कर लेनी है, उसके बाद आपने इसको एंटीबायोटिक लगानी है। और अगर आप इसमें कोशिश करनी है, अगर आप अब्सेस को ओपन छोड़ सकें और उसकी जो
डीप टिश्यू है, उसको अगर आप ओपन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसका जो है वो हीलिंग हो जाती है। यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी भी होगी, इफ़ द abscess is not localized antibiotic can be given, abscess cavity has to be thoroughly explored कर देना है आपने, ठीक है। और टू हील फ्रॉम द बिलो अपवर्ड, कोशिश करने की उसके नीचे वाली सरफेस भी एक्सपोज जो है ना वो एक्सपोज हो जाए, वो नीचे से ऊपर की तरफ हील करे। उसके बाद इसकी आपने कल्चर सेंसिटिविटी करवा के उसके हिसाब से आपने इसकी एंटीबायोटिक दे देनी है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन आपका पैथोजन होता है ना वो स्टाफाइलोकोकस ओरियस होता है। उसके अलावा इसके अंदर ईकोलाई यानी गट बैक्टीरिया जो आपके वो भी मिक्स हो सकते हैं, साथ में ईकोलाई हो गया, टेरोकोकाई हो गया और एनारोब्स हो सकते हैं। इसलिए जो अक्यूट बैक्टीरियल एब्सेस जो होती है ना उसको हम पायोजेनिक एब्सेस भी कहते हैं। जो डीपर एब्सेस होती है उनको एस्पायरेशन करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रिसिटी स्कैन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट वही है, इसके लिए ड्रेनेज करनी है या फिर एस्पायर कर लेना और उसके बाद आपने एंटीबायोटिक लगानी है। हाँ, उसके बाद आ जाती है कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस जो होती है ना एक क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होती है, लाइक आपके पास ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, एक्टिनोमाइकोसिस हो गया और मेडिरा फिट हो गया। इनको कोल्ड इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर कोई क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होता। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो बेस करेगा कि किस डिज़ीज़ की वजह से हो रही है। अब इसके अंदर फिर आगे आपके पास ब्रोडीज़ एब्सेस आती है। ब्रोडीज़ एब्सेस क्या होती है, ये सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस आपके पास। उसके बाद आपके पास सोस एब्सेस आ जाती है। सोस एब्सेस असल में क्या होती है कि आपका जो सोस मसल होता है ना उसके अंदर पस कलेक्ट हो जाती है इलियोसोस मसल के अंदर। अब इलियोसोस मसल जो आपका ना ये आपका जी जो फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा वो 12th थ्रेसिक जो आपकी है ना बॉर्डर है वहाँ से निकलता है, वो जाकर इसने लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे लगना है, ठीक है। अब इसके नीचे कोई भी आपका कलेक्शन ऑफ पस होगी ना तो उसको हम सोर्स ऑफ कहेंगे। इसके अंदर जी इसके साथ क्लोज जो प्रोक्सिमिटी होती है वो जोजिनम की, अपेंडिक्स की, यूरेटर्स की, एयोर्टा, रेनल पेल्विस, पैंक्रियाज, इलिक लिम्फ नोड, कोई भी हो सकता है। तो इनके अंदर कोई भी प्राइमरी अच्छा दो तरह की हो सकती है, ये जो हमारी अब्सेस है ना सोर्स इलियोसोस अब्सेस, या प्राइमरी हो सकती है सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी क्यों होगी, प्राइमरी होगी ड्यू टू हेमाटोजेनस और लिम्फेटिक स्प्रेड, यानी हेमाटोजेनस ब्लड की वजह से, लिम्फेटिक फ्लो की वजह से वो ऑर्गेनिज्म इसकी स्पेस में पहुंचा और वहाँ जाकर उसने खुद इन्फेक्शन कर दिया, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगी, जो इसके एक नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गई है और उनसे जो चीज़ निकल के इसके अंदर पहुंची है ना, लाइक क्रोन डिजीज़ होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस और लंबर स्पाइन हो गया, यानी ये इन्फेक्शन कहीं और की है लेकिन वो स्प्रेड इस तक कर गई है, तो इसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे। जो प्राइमरी होगी उसमें ऑर्गेनिज्म इस तक आएगा और वहाँ आकर इन्फेक्शन करेगा हमारे पास, उसमें या वो हेमाटोजेनस स्प्रेड से आएगा या फिर हमारे पास लिम्फेटिक स्प्रेड से आएगा। अच्छा, इसमें क्लासिकल ट्राइएड होता है सोर्स ऑफ सेस में, एक तो बैक पेन होती है, साथ में लिम्प होता है और साथ में फीवर होता है, ठीक है। तो ये तीन इसकी क्लासिक ट्राइएड है। इन्वेस्टिगेशन इसमें आप ब्लड कल्चर करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें। इसकी ट्रीटमेंट जो होती है एंटीबायोटिक और ड्रेनेज होता है। परक्यूटेनियस ड्रेनेज इज मच लेस इन्वेसिव एंड हैज़ टू बी प्रपोज एज अ मेथड ऑफ चॉइस, यानी परक्यूटेनियस आप ड्रेनेज और एंटीबायोटिक लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस, इसका सवाल आता होता है। नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस के अंदर असल में क्या होता है, ये नॉन क्लोस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन होती है। आगे गैस गैंग्रीन भी हम पढ़ेंगे। गैस गैंग्रीन असल में क्लोस्ट्रीडियम जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना उसकी वजह से होती है, लेकिन ये जो हमारे पास होती है ना ये नॉन क्लोस्ट्रीडियल होती है, लेकिन होती ये भी हमारे पास गैस गैंग्रीन से मिलती जुलती ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक फीचर्स है ना वो आपने ये फास्ट पेपर में भी इसने सेपरेट करके लिखे हुए हैं, वो आपने याद रख लेने हैं। उसका जब भी सिनेरियो देगा ना उसके अंदर उसने ये लाजमी जिक्र करने हैं, इसके अंदर आपने हाईलाइट करना है, इसके अंदर लग कर लें और या आप इसके लिख लें कि जब भी वो नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस का जिक्र करेगा ना वो एक स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस का जिक्र करेगा, ठीक है। साथ में वो फीवर कहेगा, एरिथीमा हो गया, ठीक है, टॉक्सिक लुक। जो इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट वो देगा ना वो कहेगा कि ब्लिस्टर्स या बुला फॉर्मेशन है और डिसकलर्ड मार्जन हो गए, टर्निंग ब्लैक, ठीक है। यानी वो जब भी कहेगा जैसे है डायबिटिक फीमेल है, अंडरवेंट एब्डोमिनोप्लास्टी, शी प्रेजेंट विद फीवर आ गया, रेस्टलेसनेस है, लुक टॉक्सिक, डिसकलर्ड मार्जिन एंड टर्निंग ब्लैक, यानी डिसकलर्ड मार्जिन टर्निंग ब्लैक का जिक्र कर देगा
या बुला फॉर्मेशन या अल्सर फॉर्मेशन या ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन का जिक्र करेगा ना, वो आपके पास नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होगा। ठीक है, इसके काजेटिव एजेंट वो पूछ लेता है। काजेटिव एजेंट इसके जी हैं हमारे पास स्टेप, ये जो दो तरह की टाइप होती है इसकी काजेटिव एजेंट की फॉर्म में। एक होती है हमारे पास टाइप 1 जिसे पोली माइक्रोबियल एटियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, नीचे दो टाइप्स इसकी लिखी हुई है। टाइप 1 है पोली माइक्रोबियल एटियोलॉजी, इसके अंदर हमारे पास कोलीफॉर्म्स होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है और बैक्टीरियोइड्स होता है। ठीक है, अब इसमें इसको फर्दर वो दो में डिवाइड करता है कि अगर तो ये फोर्नियर्स गैंग्रीन है तो ये पेरिनियल एरिया को इफेक्ट कर रही होगी, और अगर मेलानीज है तो फिर ये एब्डोमिनल वॉल को इफेक्ट करेगी। ये दो नाम एमसीक्यूज के लिए कर लें। फॉरनर्स जो पेरिनियल एरिया के लिए, मेलानीज जो है वो आपकी एब्डोमिनल वॉल के लिए। जो टाइप 2 आपकी उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी आपका बीटा हेमोलिटिक ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ये मेन जब भी नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है ना, इसका मोस्ट कॉमन जो सिंगल एटियोलॉजिकल एजेंट है ना, वो आपके पास बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जिसको हम कहते हैं, ये हो सकता है। उसके बाद कोलीफॉर्म, स्टेफाइलोकोकाई, बैक्टीरियल स्पीस, बैक्टीरियोइड्स और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये आपके जी इसके काजेटिव एजेंट्स आ गए हैं। उसके बाद इसका वो ट्रीटमेंट पूछ लेता है। इसका ट्रीटमेंट जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने इसके ट्रीटमेंट के अंदर लिखा हुआ कि अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद वो कह देता है जी आपको साथ में आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगा देनी है, जिसके अंदर कार्बापेनम और मेट्रोनिडाजोल लगा देनी है। साथ में आपने अग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट देना है इस पेशेंट को। ये इसका ट्रीटमेंट बुक के अंदर लिखा हुआ है। पास पेपर ने थोड़ा सा इसको बना के बस लिखा, उसने पहले कहा कि आपने अग्रेसिव फ्लूइड्स दे देनी है, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देनी है, आपने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे देना है, आपने स्पेसिफिक ये जनरल ट्रीटमेंट देना है, आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आपने एंटीबायोटिक ही लगानी है। ठीक है, बुक वाले ने दो जो लगाई है, उसने कार्बापेनम और मेट्रोनिडाजोल लगाई हुई है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगा दी है। जो इन्होंने लगाई हुई है, इन्होंने भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही लगाई है, लेकिन इसने हाइडोज पेंसिलिन और थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन लगाई है, और तीसरे चौथे नंबर पर जाकर इसने माइनोग्लाइकोसाइड और मेट्रोनिडाजोल लगाई है। जबकि हमारे इधर कार्बापेनम और मेट्रोनिडाजोल बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों रख लें, यानी पेंसिलिन से स्टार्ट करें और ख़त्म आपने वही कार्बापेनम और मेट्रोनिडाजोल पर करनी है। उसके बाद रेडिकल माउंट ऑक्सीजन तो आपने करना ही करना है। और एंड पे अगर ज़्यादा आप बड़ा वुंड था, उसको आपने एक्सरसाइज किया, तो उसके बाद आप स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट भी लगाएंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट आ गया। इसके दो तीन डायग्नोसिस आए हुए हैं, लेकिन दोनों के अंदर उसने ये वाला फीचर दिया। ये के अंदर उसने सवॉलन और ब्लिस्टर्ड फॉर्मेशन दी थी टॉक्सिक लुक के साथ। एक के अंदर उसने स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और एक के अंदर उसने जी यही डिस्कलर अडीमा और डिस्चार्ज दिया हुआ एब्डोमिनल वाल से। तो इससे आपको पता लग जाएगा ये नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है। काजेटिव एजेंट पूछ लेता है और इसका ट्रीटमेंट ही पूछता है वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन के जो है वो क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजीज की वजह से होगी आपके पास गैस गैंग्रीन। ठीक है, ये आपने स्केच भी याद की, उसके अंदर भी ये आपने पढ़ा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजीज। इसके लिए जो अपने डायग्नोस्टिक चीज़ है ना, इसको फ्लैश ईटिंग भी मेरा ख्याल इसी को कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन फ्लैश ईटिंग जो हमारे पास होता है ना, वो भी यही होता है। इसके ये स्केलेटल मसल्स को इन्फेक्ट करता है। जो हमारा नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस था ना, वो आपका ऊपर फेशिया तक रहेगा, वो मसल्स को इफेक्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन जो आपका ये गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफरिन चीज़ होता है ना, ये असल में होता ही स्केलेटल मसल्स का है। हाईली लीथल नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स है ये। ठीक है, उसके अंदर आपका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा ना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आएगा और क्रेप्टस आएगा। जब भी वो जिक्र करेगा इसका, वो सामने फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज लाजमी कहेगा। ठीक है, और क्रेप्टस का जिक्र भी कर देता है। अच्छा, इसके अंदर जो आपका होता है ये मिलिट्री वूंड्स और मिसाइल वूंड्स के अंदर इसका हाई चांस होता है। ठीक है, उसके बाद इसके दो इसके उन्होंने बताया हुआ कि patient become rapidly and profoundly septic as exotoxin lead to rapidly spreading muscles necrosis with underlying skin discoloration, edema and crepitus। ठीक है, तो दो ट्रीटमेंट इसके आपने फौरी देने। एक तो अपने वाइड सर्जिकल एक्सिजन करनी है, और दूसरी अपने हाई डोज एंटीबायोटिक्स लगा देनी है इसकी। फिर इसका पास क्वेश्चन के अंदर जो सवाल आया हुआ ना, उसके अंदर उसने इसकी मैनेजमेंट पूछी, तो इसकी मैनेजमेंट के अंदर उसने फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र किया हुआ। बुक के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखी हुई है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें।
इसमें एक तो वही अपने ब्लड एग्जामिनेशन करवा लेनी है, लेफ्टी यूरिया सीरम ये वो। एक इसका अर्जेंट एक्सरे करवाना। अर्जेंट एक्सरे के अंदर आपको ना गैस इन मसल प्लेन और अंडर द स्किन आपको गैस नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसकी माइक्रोस्कोपिक आप स्टेनिंग करवा सकते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। कल्चर में ये रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया पे या कल्चर मीडिया कंटेनिंग 20% ह्यूमन सीरम उसके ऊपर ग्रो करता है। ट्रीटमेंट फिर इसकी आ जाती है। ट्रीटमेंट इसका तकरीबन एक्रोटाइजिंग फैसाइटिस से मिलता जुलता है, यानी अपने अग्रेसिव आईवी फ्लूइड लगा देने हैं, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना है, ये हर पेपरी ऑक्सीजन। इसकी जनरल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक में वही जो हमने बुक के अंदर पढ़ी है, यानी सबसे पहले आपने उसकी वाइड सर्जिकल एक्ससीजन करनी है और उसके बाद उसने आपने उसको एंटीबायोटिक्स लगा देनी है। एंटीबायोटिक्स के अंदर बुक के अंदर से लिखा हुआ पेंसिलिन, बेंजाइल पेंसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। और वो इसने आगे लिखा हुआ कि अगर ज़्यादा हाई हो तो आपको एम्पूटेशन भी करनी पड़ सकती है। पास्ट पेपर में अंदर भी पेंसिलिन भी लगाई हुई है उसने, और साथ लेकिन उसने थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोडिन भी लगाई हुई है। ऑक्सीजन भी लिखा हुआ, स्प्लिट्सिन ग्राफ्टिंग भी। अच्छा, एक उसने पूछा हुआ इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर इसने जो लिखी हुई है हमारे पास पेपर में, उसमें लिखी हुई है प्रॉपर डिब्राइडमेंट कर देनी है आपने डिवाइटलाइज्ड क्रस्ट वोंड्स की। डिवाइटलाइज्ड वोंड शुड नॉट बी सुचर्ड। एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ वोंड करनी है आपने। नॉर्मल साइन H2O2 के साथ और पेंसिलिन एज प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देनी है आपने इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे करना है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जी एक इसका और पॉइंट उसने पूछा हुआ, इसके क्लिनिकल फीचर्स पूछे हुए हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर वही जी, एक तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आपने लिख देना है, क्रेप्टस लिख देना है, ठीक है। दूसरे जो दो दिन उसने बताए हुए पासपोर्ट के अंदर, टॉक्सीमिया होगा, फीवर, पेलर, टैकीकार्डिया और वुंड इज अंडर टेंशन, ये आपने इसके क्लिनिकल फीचर्स लिख लेने हैं जो पूछे हुए उसने। अब हम आगे चलते हैं, ये आगे हमारा आ जाता है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के अंदर एक तो आपका बॉयल है। बॉयल के अंदर सवाल कोई नहीं है, बॉयल आपने पढ़ा हुआ जी, जो आपका हेयर फॉलिकल होता है ना, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए इसको हम बॉयल कहेंगे, ठीक है। पेनफुल होता है और ड्यूरेटरी स्वेलिंग होती है। ट्रीटमेंट आपने जी स्मॉल इंसिजन एंड ड्रेनेज कर लेना होता है, वरना ये खुद ही रिजोल्व भी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बंकल। कार्बंकल जो हमारा इसमें इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू होती है, यानी इन्फेक्शन और गैंग्रीन हो जाती है सबकुटेनियस टिश्यू की। और ये काज्ड बाय मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है ना, वो स्टाफाइलोकोकस ओरियस करता है इसको। और ये डायबिटिक पेशेंट के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। और इसकी जो साइट होती है वो नेप ऑफ नेक, यानी गर्दन के पीछे वाली, और अप स्वेलिंग और अपर बैक होती है, ठीक है। ये अपर बैक का लिख रहे पास क्वेश्चन में जो इसका जिक्र आता है ना, वो स्वेलिंग और अपर बैक देता है। वो ये आप पास तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, नेप ऑफ नेक के बिल्कुल नीचे अपर बैक के ऊपर उसके एक ये आई हुई है जिसके अंदर गैंग्रीन हुआ हुआ सबकुटेनियस टिश्यू का। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी में क्या है जी, ये पैथोलॉजी में इसके लिखता है कि सिमिलर टू बॉयल ही होती है, हेयर फॉलिकल से ही स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सबकुटेनियस फैट्स का साथ ही नेक्रोसिस और मल्टीपल एब्सेसिस बनना शुरू हो जाती हैं, और वो एब्सेसिस आपस में इंटर कम्युनिकेट करती हैं और एक लार्ज ओपनिंग बन जाती है, हम जिसको सीव लाइक ओपनिंग कहते हैं। और एज अ रिजल्ट ये इस तरह आपके पास कार्बंकल आ जाता है, ठीक है। कार्बंकल में वो कहता है कि क्रिबरी फॉर्म में पेरेंट्स आती है आपके पास, ठीक है। इसके जो पास क्वेश्चन के अंदर भी वो जिक्र करेगा ना, वो स्वेलिंग ऑन अपर बैक कहेगा। उसके बाद वो कहेगा कि मल्टीपल डिस्चार्जिंग पोर्स ऑन हर बैक है, ठीक है। फीवर है, डिस्कम्फर्ट है और डायबिटिक है। तो इससे आपको जिक्र मिल जाएगा कि जो आपका पेशेंट है उसके अपर बैक का जिक्र आ गया, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस वगैरह का जिक्र आ गया, नेक्रोसिस का जिक्र आ गया, तो ये आपका कार्बंकल की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जी इसकी जो बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है उसकी पैथोजेनेसिस में, वो कहता है कि इसका आपने जो सबसे पहले करना ना, एक तो क्लोक्सासिलिन इसको देनी है विद गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी मोस्टली डायबिटिक के अंदर आना, तो पहले हमने डायबिटिक कंट्रोल करना, साथ में हमने उसको एंटीबायोटिक दे देनी है। उसके अलावा वो कहता है कि इन द कोर्स ऑफ में बोलता है इन्फेक्ट सर्जिकल ड्रेनेज इन लेट स्टेज इन सीएन और डी रूफिंग टू रिलीज द पस समटाइम अ लार्ज एरिया इज फॉर्म्ड। नहीं, वो कहता अगर पस है तो आपने पस रिमूव कर देनी है, उसको ड्रेन कर देना है और उसके बाद आपने उसकी रूफ को ओपन कर देना है और उसके बाद आपने एंटीबायोटिक कवर लगा देना है। पास पेपर के अंदर भी इसका कॉजेटिव एजेंट पूछता है, वो आपने लिख देना स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। मैनेजमेंट के अंदर इसकी आपने इन्वेस्टिगेशन में आपने ब्लड यूरिया करवाना है, ब्लड ब्लड शुगर करवानी है, यूरिया शुगर और कीटोन बॉडीज और कल्चर सेंसिटिविटी करवानी है। ब्लड शुगर और यूरिया शुगर से आपको डायबिटिक होने का मिल जाएगा, और कल्चर सेंसिटिविटी से आप इसकी स्पेसिफिक करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपने वही सबसे पहले
अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल करना है। उसके बाद अपने एंटीबायोटिक लगा देनी है, पेंसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, या फिर जो सिक्लोक्सासिलिन है। ठीक है, उसके बाद एनाल्जेसिया दे दें उसको, सीन ड्रेनेज दे दें। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद आ जाता है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस जो है ना, ये नॉन स्पोरेटिव इन्वेजिव इन्फेक्शन है डर्मिस की और सबक्यूटेनियस टिश्यू की। इसका जो इन्फेक्टिव एजेंट है ना, वो हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ही होता है, जो कि हमारे पास पीछे पहले भी उसका रहा है जी। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में जो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, वही सेलुलाइटिस काज करता है। लेकिन सेलुलाइटिस जो होता है ना, ये आपका पेनफुल होता है और इस स्वेलिंग ऑफ आपकी फुट एंड है मोस्टली। ठीक है, ये आप यहाँ पढ़ेंगे। इसका मोस्ट इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये साथ में स्टेफिलोकोकाई या क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजीज हो सकते हैं। इसको हेमोलिटिक्स विटामिन प्रोड्यूस एंजाइम्स कॉल्ड hyaluronidase or streptokinase which dissolve intracellular matrix and fibrin barrier respectively. This condition spread rapidly due to release of enzymes by invading organism. Clinical फीचर्स के अंदर इसमें क्या होगा, एरिथीमा होगा, ऑल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगे, रेडनेस, वॉर्मथ, टेंडरनेस और स्वेलिंग होगी। यानी कहीं पे भी वो आपको जिक्र करे कि फीवर टॉक्सिसिटी है, साथ में स्वेलिंग है, पेन है, टेंडरनेस है। ठीक है, यानी उसने कहा कि और ये फुट एंड पे होगा ज़्यादातर। ठीक है, वो उसने कहा कि इज़ इन वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व साइट इन अडल्ट इज़ लोअर लिम ही होगा, वाइल द हेड एंड नेक डिस्ट्रिक्ट टिपिकली इन्वॉल्व इन चिल्ड्रन। यानी अडल्ट के अंदर में ये लोअर लिम के अंदर होगा, चिल्ड्रंस के अंदर ये नेक और हेड को इन्वॉल्व करेगा, और न्यूनेट्स के अंदर ये अम्बिलिकल पोर्शन को करेगा। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहा है कि वाउंड एक्सीडेंट हो गया, सर्जिकल स्क्रैच, टैटूइंग और स्किन इन्फेक्शन, इन सब की वजह इन सब में ये यानी है। और ये सारे इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। और इसकी साइड्स हमने अडल्ट के अंदर देख लिया जी, लोअर लिम्ब है। उसके बाद चिल्ड्रन के अंदर हेड एंड नेक है, और अम्बिलिकल रीजन हमारे पास न्यूनेट्स के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर जिक्र आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन इसका एक ही आया हुआ है पास क्वेश्चन, उसके अंदर उसने ये जिक्र किया कि रेडनेस है, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ फीट है। इसमें आप इमेज देख लेंगे ना, इससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा, रेडनेस और पेनफुल स्वेलिंग हो, चीज़ डिगर साथ आ रहे हो, तो इसका डायग्नोसिस आपका सेलुलाइटिस है। पॉजिटिव एजेंट से पूछे हुए तो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलो कोकाई और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजीज है। बाकी इसके अंदर उसने पूछा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट में भी आप देख लेंगे वही ट्रीटमेंट है। पेन के लिए आपने एंसिड लगा देने हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लगा देनी है आपने, और साथ में आपने बस यही है आपका। ठीक है, और अगर शॉक या सिस्टेमिक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हो तो उनको अपने साथ डील कर लेना है। और अगर एक ये इसने लिखा हुआ कि सिस्टमिक एडवाइस एंड सपोर्ट थेरेपी इंक्लूडिंग एनाल्जेसिया देना और लिम्ब एलिवेशन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लुडविग एंजाइना। लुडविग एंजाइना आपने पढ़ा भी हुआ। लुडविग एंजाइना से सेलुलाइटिस ही होता है, लेकिन ये सेलुलाइटिस जो होगा अपन सब मेंटल या सब मैंडिबुलर रीजन का होगा, तो हम उसको लुडविग एंजाइना कह देंगे। ठीक है, इसका जो सबसे वो है कंडीशन डेट में आज, यानी पुट्रेड हिलाटोसिस इसके अंदर होता है, यानी बैड ब्रेथ भी कहते हैं। पुट्रेड हिलाटोसिस का करेक्टरिस्टिक है ऑफ दिस कंडीशन। ट्रीटमेंट इसमें वही एयर में प्रोटेक्शन करनी है अपने, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक और सर्जिकल डिकम्प्रेशन इन नॉन रिस्पोंडेंट केसेस आपने कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्राइडिनाइटिस सुपरएटिवा। इसका सवाल भी आया हुआ है हाइड्राइडिनाइटिस सुपरएटिवा का। ये क्या होता है, ये क्रोनिक और सिकट्राइजिंग स्पोर्टिव इन्फेक्शन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, इसके अंदर आपने याद रखना है एक्जीला के अंदर जो एपोक्राइन ग्लैंड्स मोस्टली हमारे है, और रेयरली पेरिनियम एंड ग्रोइन मेनली एक्जीला। पास क्वेश्चन के अंदर मेरे सवाल आया आपका एक्जीला का आया हुआ है कि एक्जीला के अंदर जो एपोक्राइन इन्फेक्शन है उसकी सिकट्राइजिंग स्पोर्टिव इन्फेक्शन हो गई है, यानी डिस्चार्जिंग पस आ रही होगी उसके अंदर से। इसकी फिर हमारी जो थेरेपी की है उसके अंदर हमने मेट्रोनिडाजोल ऑफन द एनारोब्स, अगर ये फेल हो जाए तो फिर हमें कंप्लीट सर्जिकल एक्सचेंज कर देनी है। और स्किन ग्राफ्टिंग में मेडिव स्किन हैज़ टू बी वाई, अगर ज़्यादा बड़ी है तो स्किन ग्राफ्ट भी आपने लगा देना। तो ये आपका हाइड्राइडिनाइटिस सुपरएटिवा हो गया इसका। बाकी पास क्वेश्चन भी इसका आया, पास क्वेश्चन के अंदर भी इसका जो डायग्नोसिस वो वहीं से बन गया है कि जी डायरेक्ट एक्जीला के अंदर है और मल्टीपल डिस्चार्ज है। उसके बाद काजेटिव एजेंट पूछे हुए हैं इसका, वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और साथ में
एक जो पास पेपर ने एक्स्ट्रा लिखा हुआ वो उसने लिखा हुआ प्रोपियोनी बैक्टीरियम PIONI बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम ये लिखा हुआ। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसने पूछा वही है, वाइड एक्सक्रीजन दे देना, स्किन ग्राफ्ट नहीं कर सकते। एक अल्टरनेट थेरेपी जो उसने लिखी हुई है यहाँ पे वो उसने कहा एब्लेटिव लेज़र या यैग लेज़र थेरेपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इन ग्रोइंग ऑफ नेल। इन ग्रोइंग ऑफ नेल में ये वो कहता है कि एक तो होता है हमारे पास कि नील के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो गई है। दूसरा वो कह रहा है कि एक आमतौर पे लोगों का कुछ होता है कि उनका जो बॉर्डर होता है ना नेल का वो अंदर की तरफ ग्रो कर रहा होता है टिश्यू की तरफ और टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, उसको उसने जो नाम लिखा हुआ है टोनेल्स को अंगुस इनकार्नेटस भी उसने कहा हुआ है कि कॉमन नेल प्रॉब्लम आर सर्टेन एटियोलॉजी वेयर द बॉर्डर ऑफ द नेल ग्रो इनटू द एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यूज। क्लिनिकल पिक्चर इसमें क्या होती है कि उसको पेन हो रहा होता है, उसके एक स्वेलिंग होती है, टेंडर हुआ होता है उसका टो, मोस्टली ये बिग टो के अंदर होता है। अच्छा, इसके अंदर जो उसने बताया हुआ ना कि एक इसके अंदर जो सबसे बड़ी मिसगाइडेड अटैम्प्ट होती है वो नेल्स कट कर दी जाते हैं बैक एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर वो कंसल्ट आप दें भी तो उसको कहना कि करेक्ट कटिंग ऑफ नेल दे करें इन सिक्योर में इन शॉर्टर इन द सेंटर देन द एजेस और टाइट फिटिंग शूज़ जो होता है ना उसको अवॉइड करें। जी, उसके बाद वो कहता है जी इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपने सिंपल नेल रिमूवल इज सफिशिएंट हाउएवर द occurrence इज कॉमन एंड वेज रिसेक्शन along with the फिनोल अब्लेशन इज रेफर्ड। यानी पहले सिंपल नेल रिमूवल कर सकते हैं लेकिन उससे आराम ना है तो फिनोल अब्लेशन भी की जा सकती है। मोर टॉवर्ड्स सम मोर ऑर्थोडॉक्स मेथड यानी सर्जिकल एक्सट्रूजन ऑफ नेल एंड नेल वेट्स दोनों को रिमूव कर देना होता है। उसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं पास क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन आया होना उसके अंदर उसने पूछा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होती हैं इसकी। प्रिकॉशनरी मेजर्स वही कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे, पेशेंट को श्योर करें, एनसीड दे दे, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स दे दें, एंटीबायोटिक दे दें इसको प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए, एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हुए वॉश विद प्रोविडीन आयोडीन के साथ वॉश करके देखे, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगवा के वेज डिस्ट्रैक्शन को प्लास्टिक भी की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मेडोरा फूड। मेडोरा फूड जो होता है इसको माइसिटोमा इसको यानी यू माइसिटोमा या माइसिटोमा भी कहते हैं। माइसिटोमा इज स्पेसिफिक क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन यानी एक क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को आफ्टर ट्रॉमेटिक इनोकुलेशन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट इफेक्ट करती है। इसकी दो किस्म होती हैं, एक तो है कि फंजाई की वजह से, अगर फंजाई की वजह से होती हैं उसके अंदर ट्रू फंजाई होती है या बोइडी होती है या मेडिरोला होती है, या फिर ये हाई बैक्टीरियम एक्टिनोमाइसिस स्पीसी की वजह से हो सकती है। देर इसकी वजह से इसको दो कहते हैं। अगर तो फंजाई की वजह से होती है तो यू माइकोटा यू से ट्रू और माइकोटा माइसिटोमा माइसिटोमा फंजाई से मिल जाएगा और यू का मतलब होगा ट्रू, यानी ट्रू फंजाई से आई हो तो यू माइसिटोमा कहते हैं, अगर बैक्टीरियल रीजन होता है एक्टिनोमाइसिटोमा कहते हैं। ठीक है, और ये एंटर कैसे होता है कि बेयर फुट या नंगे पाँव को ये फिर रहा है और उस तरह उसकी बॉडी के अंदर ये कट किसी कट के ज़रिए स्पिट के ज़रिए से एंटर हो जाता है। उसके बाद ये अंदर जाके ना अपने ग्रेन्स बनाता है। अब तो फंगल इन्फेक्शन हो तो वाइट एंड ब्लैक ग्रेन्स बनेंगे और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो कलरफुल ग्रेन्स बनते हैं। इसके अंदर पेनलेस सबक्यूटेनियस स्वेलिंग्स होती हैं। उसके बाद मल्टीपल साइनसेस बन जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स है, यानी पेनलेस इरेगुलर ड्यूल्स बन जाएंगे, उनके अंदर से पस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो वो है हमारे पास है ट्रीटमेंट डिफरेंट है दोनों का। अगर तो फंजाई रीजन है तो डिफरेंट होगा, बैक्टीरियल रीजन होगा तो डिफरेंट होगा। बैक्टीरियल रीजन हुआ तो दो कम्बिनेशन होता है दो ड्रग्स का जो 5 हफ्तों के लिए उससे ज़्यादा के लिए चलाना होता है। उसके अंदर एक तो ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल है और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यानी डेप्सोन्स प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दो यानी दो ड्रग्स 5 साइकिल, इन 2 ड्रग्स और 5 वीक के साइकिल के लिए आपने चलानी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको फिर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रीटमेंट है बैक्टीरिया के लिए। और अगर तो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए फिर उसने आगे बताया हुआ है कि अगर तो यू माइसिटोमा है ना यानी इन्फेक्शन एंटी फंगल है तो इसमें आपने सबसे पहले तो लोकलाइज्ड लेजन डेट कैन बी एक्सरसाइज कम्प्लीटली विदाउट रेजिडुअल डिसेबिलिटी, यानी आपने उसकी डिब्राइडमेंट करनी है एक फंगल वाले पोर्शन की और उसके बाद आपने
सर्जिकल सेक्शन ऑफ लार्ज सेना आल्सो प्रूव द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी उसकी आपने पहले रिसेक्शन करनी है और उसके बाद आपने एंटी फंगल देना। और यही इसका जो हमारा डायग्नोसिस है वो अदर साइड इसकी बन पूछी है, वो नी और हैंड लिखी हुई है इसने। उसके बाद इसने बेस्ट मेथड ट्रीटमेंट ही पूछा है, तो वही एक्टिनोमाइसिटोमा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है तो वो हम वही लगा दें, सल्फामेथोक्सोजोल लगा दें, और साथ में डेप्सोम यानी कि इसने जो है मिकासिन लिखा हुआ है कॉम ट्राइमोक्साजोल के साथ। उसके बाद यूमाइसिटोमा है तो उसके अंदर वही आपने पहले वाली का सर्जिकल वैक्सीन करनी है, अपनी उसकी या डिब्राइडमेंट करनी है। उसके बाद आपने एंटी फंगल लगाना है। एंटी फंगल में आपके पास कीटोकोनाजोल है, ट्राकोनाजोल है और वोलिकोनाजोल है, ठीक है। तो ये आपके पास मेडोरा फ्रूट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है चीज़ वो सर्जिकल इन्फेक्शन, स्पेसिफिक इन्फेक्शन, इसमें टेटनस आती है। ये टेटनस क्या होती है कि कोई भी सॉइल से रिलेटेड इन कॉन्टैक्ट आई है ना इंजरी, तो उसके अंदर टेटनस के चांसेस हाई हो जाते हैं। टेटस का जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो याद कर लें। इसके जनरल रिजिडिटी, कन्वल्जन्स, जा लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट जा लॉक और नेक स्टिफनेस है, ये लास्ट में वो जिक्र करेगा। जा लॉक हुआ हुआ है, मुंह माउथ ओपन नहीं हो रहा, नेक कम हुई हुई है, कन्वल्जन्स या इस तरह की जो रिजिडिटी वगैरह हुई हुई है। यानी कि अभी इसने जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे इसने कहा स्टिफनेस ऑफ जा दी हुई है, कन्वर्जन दी हुई है और स्टिफनेस ऑफ बैक दी हुई है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? टेटनस होगा। अच्छा, उसके बाद इसके मैनेजमेंट को पूछता है और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स पूछता है। अच्छा, इसके एमसीक्यू के लिए याद रखें, जो बैक्टीरिया होता है ना वो तो हीट से सेंसिटिव होता है मर जाता है, लेकिन जो स्पोर्स होता है ना वो ऑटोक्लेव जो होता है प्रोसेस 121 तक 10 मिनट तक हीट करना होता है, उसके अंदर भी नहीं मरता। जो इसका स्पोर होता है स्पोर फॉर्मिंग ही है। इसके दो टॉक्सिन होते हैं, एक टॉक्सिनोलाइसिन और एक टोक्सोप्लाज्मिन। टॉक्सिनोलाइसिन तो इतना खतरनाक नहीं है जितना टोक्सोप्लाज्मिन खतरनाक है। जो टोक्सोप्लाज्मिन इसका ना वो ज़्यादा खतरनाक है इसलिए कि ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टेटनस की ना वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ही आते हैं इसके अंदर, कन्वर्जेंस आते हैं, आपको स्टिफनेस हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट टेटनोस्पैज़मिन जो है ना इसका, एक टेटनोलाइसिन था और एक टेटनोस्पैज़मिन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट जो हमारा टेटनोस्पैज़मिन है ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन नोन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोटेंट जो टॉक्सिन है उनमें से एक है ये। उसके बाद जी इसकी जो लीथल डोज है ना ह्यूमन के लिए वो 2.5 नैनोग्राम पर किलोग्राम है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है जी, ये हमारे उसके ज़रिए से ऐड होता है किसी भी इंजरी के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए, लिम्फेटिक्स के ज़रिए। उसके बाद इसकी मैनिफेस्टेशन आने शुरू हो जाएंगे, इंटरफेयर करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ और ब्लॉक कर देगा इनहिबिटर इम्पल्सिस को, यानी इनहिबिटर इम्पल्सिस ब्लॉक हो गई तो कंटिन्यूस एक्साइटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स होंगे ना वो स्पैस में चल जाएगा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो उसने 3 से 21 दिन कहा है, लेकिन वो कहता है कि इसके जो यूजुअल अबाउट 8 डेज तक होता है। इसका जो सवाल आता है उसके अंदर वो डायग्नोसिस करवाता है, इसका काजेटिव एजेंट पूछता है, इसकी मैनेजमेंट पूछता है। इसकी मैनेजमेंट में आपने जी लिख देना है जो हमें यहाँ इसने बताई हुई है। इसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। इन्वेस्टिगेशन वो कहता है कि इसकी क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर बनती है। उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में वो कहता है कि केयर ऑफ वुंड करनी है आपने। उसके बाद आपने ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा देने इसको 250 यूनिट्स फॉरी, ठीक है। और अगर तो आपके पास स्टेप ये सस्पेक्टेड है, अगर आपके पास अगर एस्टेब्लिश्ड है जब हमने फौरी उसका जो जिस पोर्शन पे आपको टॉक्सिन लगा हुआ लग रहा है उसको अपने डिब्राइडमेंट कर देनी है। उसके बाद एंटीबायोटिक और बेंजाइल पेंसिलिन और मेट्रोनिडाजोल लगा देनी है। उसके बाद आपने इसको जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑब्जॉर्ब टॉक्सिन के लिए हमने 3000 से 6000 यूनिट तक ह्यूमन जो ह्यूमन टेट्रस इम्यूनोग्लोबुलिन है ना वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्रोनोटोरोस्पैज़मी के लिए आप बेंजोडाइज़ेपिन्स लगा सकते हैं। अपने मेडिकल नर्सिंग केयर देनी है उसको, इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह देनी है। अब इसकी प्रिवेंशन में आपने प्रॉपर माउंट वॉशिंग करनी होती है। आपने उसकी आउट जो एंटी टॉक्सिन इम्यूनोग्लोबुलिन है वो देनी है, ATG 500 to 1000 यूनिट्स। उसके अलावा आपने टेटनस टॉक्सोइड भी उसको IM देना होता है। तो ये इसकी मैनेजमेंट वगैरह आ गई है। इसके सवाल भी यही डायग्नोसिस मैनेजमेंट और काजेटिव एजेंट ही पूरे काजेटिव एजेंट आपको क्लोस्ट्रीडियम टेट्राई का पता है। ट्रीटमेंट में वही वाउंड हीलिंग है। उसके बाद यानी उसका एंटीटॉक्सोइड दे देना है, एंटीबायोटिक्स दे देनी है, नर्सिंग केयर वगैरह प्रोवाइड कर देनी है आपने जी। उसके अलावा टेटनस के अंदर जो है आपका जी प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपने करनी है कि मेट्रोनिडाजोल दे दे, बेंजाइल पेंसिलिन दे दे,
सपोर्टिव केयर दे दें उसको। सपोर्टिव केयर में उसका एयर में आपने प्रोटेक्ट करना है, न्यूट्रिशन दे देनी है, स्किन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, बाउल ब्लैडर मॉनिटरिंग वगैरह अच्छे से करनी है। उसके बाद जी वैक्सीनेशन जो होती है ना पेशेंट रिकवरी में, दैट शुड बी गिवन एक्टिव वैक्सीनेशन। उसके बाद वो पूछता है कि डेफिनेशन ऑफ टेटनस प्रोन वुंड। वो कहता है क्या वुंड सस्टेन मोर देन 6 आवर्स बिफोर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, और अब वुंड सस्टेन एट एनी इंटरवल आफ्टर ए विच इज पंक्चर टाइप ऑफ और शो मच वाइटलाइज टिश्यू। टेटनस प्रोन वाउंड क्या है, एक तो उसको 6 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट को से पहले पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले पहले अगर 6 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया, या फिर वो कोई पंक्चर्ड वुंड है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डीवर्टिलाइजेशन हो गई है, तो ये वो जो वुंड होते हैं हमारे इससे। उसके बाद आ जाता है गाइडलाइंस ऑफ टेटनस प्रोफाइलैक्सिस, ये नीचे बनाई हुई है उसने कहा सबसे पहले हमने वुंड को असेस करना है, अगर तो क्लीन और माइनर है या फिर वो कंटेमिनेटेड है। अगर तो क्लीन और माइनर है ना, तो आपने उस पेशेंट से पूछा क्या उससे टेटनस की वैक्सीनेशन लगी हुई है कि नहीं। अगर वो कहे कि हाँ लगी हुई है, प्राइमरी टेटनस सीरीज़ जो है ना उसने कंप्लीट की है कि, अगर वो कहे यस, तो आपका अगला सवाल होगा कि क्या वो पिछले 10 सालों के अंदर अंदर लगी थी या नहीं। अगर वो कहे यस, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस उसको हौसला दे के वापस भेज देना। अगर वो कहे नो, फिर आपने उसको एडमिनिस्ट करनी है, फौरी वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दें, और उसके बाद उसे कहें कि अपनी एज के हिसाब से आगे इसका स्केड्यूल पूरा कर ले। और अगर इसके बरक्स उसने सीधा कहा था कि उसको वैक्सीनेशन लगी नहीं हुई, तो अपने फौरी उसको कहना है कि अपनी एज के मुताबिक वैक्सीन का स्केड्यूल जो है वो पूरा करे। इस तरह उसके दूसरी साइड पे आ जाता है कि अमाउंट आपने सेस किया, आपको लगा कंटेमिनेटेड के बाद आपने फौरी पेशेंट से पूछना कि उसको इसकी टेटनस की डोज लगी हुई है कि नहीं। सीरियल डाइफ्रिक डाइफेर ये पता नहीं एक नाम लिखा है, डाइफर एरिया, टेटनस डाइफर एरिया सीरीज़ जो है ना, इसको अगर इसकी उसने पूछना कि आपने क्या इसकी वैक्सीनेशन डोज लगी है कि नहीं। अगर वो कहे यस, तो अगला सवाल फिर कंटेमिनेटेड वुंड में जो होगा वो 5 साल वो होगा कि क्या 5 साल का अर्थ से गुजरा है कि नहीं। अगर वो कहे कि हाँ गुजर गया, तो आपने उसको कहना है कि पेशेंट शुड रिसीव नेक्स्ट डोज एट, उसको वैक्सीन देनी नहीं, उसको कहना है कि 10 साल बाद अपनी अगली डोज जो है ना वो ले ले। और अगर वो कहे कि नहीं लगी हुई, तो फौरी आपने उसको वैक्सीन देनी है और साथ में उसे कहना है कि अपनी एज के मुताबिक आगे पूरी कर ले। अगर 5 लगी हुई है लेकिन 5 सालों के अंदर नहीं लगी हुई, और अगर वो कहे कि उसको बिल्कुल ही नहीं लगी हुई, तो आपने फौरी वैक्सीन भी लगानी है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगानी है। ये फ्लो चार्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए टेटनस प्रोफाइलैक्सिस आफ्टर ट्रॉमा। अगर उसको ट्रॉमा हुआ है तो उसमें यही करना कि आपने ना फौरी उनको देखना कि वो क्लीन है या कंटेमिनेटेड है। अगर कंटेमिनेटेड तो ये सवाल पूछ के आपने उसको प्रोफाइलैक्सिस देख लेना है। ये हमारे इसका टेक्निक, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस में ये सारा आपका जो टेबल है वो है। उसके अलावा इसकी जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन होता है, इसमें हम मोर देन 1 to 2 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन देते हैं। ये किस में देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वगैरह, ये टेटनस हुई, ये कैंसर थेरेपी, रेडियोथेरेपी, आर्टेरियल इनसफिशिएंसी वगैरह या डिकम्प्रेशन सिकनेस हुई इसके अंदर। उसके बाद अब ये जो पोर्शन शुरू हो रहा है इसके अंदर से पास पेपर बहुत कम है। एक से 2 सवाल आए हुए हैं। एक इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का सवाल उसने पूछा हुआ, उसके अंदर उसने ये पूछा है कि एक पेशेंट है जो मैंने इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के साथ आया है, उसका आपने वो लिम्फ नोड की करनी है रिसेक्शन सर्जरी। आपके अंदर कौन से प्रिकॉशंस लेंगे आप। प्रिकॉशन में इसमें कर लें केयर इन हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स को आपने केयर करना है, जिसमें नीडल ब्लेड्स वगैरह के ना उसको कट लगे ना आपको लगे कट, और अब्रेजन अगर उसको लगे इनको वाटर प्रूफ हमने ड्रेसिंग कर देनी है। जो आपके ग्लव्स हैं वो आपके कोट कंटेमिनेटेड ग्लव्स एंड कॉटन शुड बी इन इंसिनरेटेड कर, उनको इंसिनरेट कर देना है आपने जो उसके ब्लड से कंटेमिनेट होंगे, ताकि किसी और को ना लग सके। इक्विपमेंट को अच्छे तरह डिसइंफेक्ट करना है ग्लूटाराल्डिहाइड से। इसी तरह स्पिल्ड बॉडी फ्लूइड जो उनको डिलीट कर देना ग्लूटाराल्डिहाइड से। डिस्पोजेबल इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। वॉल्स और फ्लोर जो उनको प्रॉपरली क्लीन करता है। कोशिश करने के HIV पेशेंट के लिए अगर सेपरेट रूम हो ऑपरेशन थिएटर, और सर्जन और नर्सिस और स्क्रब वगैरह को चाहिए कि ना डबल ग्लव्स यूज़ कर लें इसको हैंडल करते हुए पेशेंट को। ये इसकी है प्रिवेंटिव मेजर्स HIV पेशेंट के अंदर के किसी और को ना लगे। या उसके अलावा ये मैं बुक से आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, ये आपने अंडरलाइन कर लें। एक तो मेनिनो वायरस का जो है ना, ये इसने लिखा हुआ कि ये लेंटोवायरसिस है, जो कि एक फैमिली है रिट्रोवायरसिस की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होती है, CD4 को इफेक्ट करती है। ट्रांसमिशन इसकी होमोसेक्सुअल, ड्रग एडिक्ट, ये सारा आपको पता ही है।
कंसिस्टेंसी वगैरह भी पता है इसकी। अच्छा, जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें ना वो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन अंडर करने के वो कहता है कि एक पेशेंट HIV है तो वो किन किन चीज़ों के साथ जैसे सर्जन के पास आ सकता है। कोलोरेक्टर एनल डिसऑर्डर हो सकता है, उसको स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ सकती है उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एब्डोमेन के साथ आ सकता है, या फिर लिम्फ नोड एक्सचेंज करवानी है बायोप्सी। तो ये है जी जो पास क्वेश्चन भी है उसमें लिम्फ नोड एक्सचेंज का जिक्र है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मेन अपने याद रखने वो कहता है कि एक सर्जन अगर वो कंटेमिनेटेड हो गया HIV के साथ उसको क्या करना चाहिए। तो इसको आपने कहना है कि ही शुड बी गिवन पोस्ट एक्सपोजर HIV प्रोफाइलैक्सिस विद इन 1 आवर। एंड फर्स्ट आवर के अंदर अंदर ही उससे HIV प्रोफाइलैक्सिस आपने शुरू करवा देना है। इसके अंदर ये ज़िडोव्यूडीन है, लेमिव्यूडीन है, इंडिनावीर फॉर 1 मंथ शामिल है, ठीक है। ये आपने प्रोफाइलैक्सिस करवाना है, ज़िडोव्यूडीन, लेमिव्यूडीन और इंडिनावीर फॉर 1 मंथ। और HIV टेस्ट शुड बी कैरिड आउट इमीडिएटली एंड शुड बी रिपीटेड आफ्टर 12 वीक्स। ये आपने इसको करवाना है। उसके बाद वो एक पूछता है यहीं पे एक चीज़ है कि ये था कि सर्जन को टर्मिनेट हो गया तो उसने क्या करना है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि एक डॉग बाइट के बारे में है। डॉग बाइट में एक तो ये देख लें आपके मोस्ट कॉमन इसमें बैक्टीरिया कौन सा है, वो पेस्चुरेला मल्टोसीडा है। पास्चुरेला मल्टोसीडा हो सकता है, स्टाफिलोकोकस स्पीसीज हो सकती है, अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर भी डॉग बाइट जो हमारे पास आपने एक तो उसको अच्छे से साफ करके एलिगेशन करके डिब्राइडमेंट वगैरह कर लेनी है। अब डॉग की वजह से जो बीमारी फैल सकती है वो रेबीज हो सकती है, लेकिन ये होती है इन्फेक्टेड डॉग्स की वजह से ही है। देखिए इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो मोस्टली वो कहता है कि 1 to 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है, इसको अंडरलाइन कर ले। और कभी कभी वो कहता है कि लेस देन 1 वीक या 1 ईयर तक भी इसका जा सकता है। अब इसका जो सवाल आ सकता है आया नहीं हुआ कि पोस्ट एक्सपोजर जो आपके पास है ना, क्या आप कर सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसमें एक तो है कि अगर किसी डॉगी को ही हुआ है तो डॉगी को देखना है कि डॉगी हेल्दी है, वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज, एंड उसको रेबीज़ के लिए वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं। और अगर हुई है तो उसको आपने 10 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। अगर कोई क्लिनिकल साइन ना हो जाए तो आपने उसको वापस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रेबिड स्प्रेड करता है कि रेबिड है या सस्पेक्टेड है एक आपके पास रेबिड डॉग बाइट और अननोन डॉग। अभी आपको पता नहीं कि रेबिड जो वो डॉग है वो पागल है या नहीं है, क्योंकि आपने इसको प्रोफिलैक्सिस देना है। तो इसको मैंने सबसे पहले आपने जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ उसको वॉश कर दिया। उसके बाद आप एंटी एडमिनिस्टर कर दिया टेटनस टॉक्सोइड को एडमिनिस्टर कर दिया, जिसकी 5 डोजेज होती हैं जो हमारे पास प्रोफिलैक्सिस होता है ना। इसमें 0, 3, 7, 14 और 28 डेज, ये याद रख लेना है। इस तरह आपने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे देने हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट। और आफ्टर 7 डेज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड HIV टू पेशेंट रेजिम बिकॉज एंडोजिनस 7 डेज़ के बाद लगाने की जरूरत नहीं है, तब तक एंटीबायोटिक्स जो है एंटीबॉडीज़ के खून के अंदर आ जाएंगी। वरना उसको ह्यूमन जो रेबीज़ का होती है इसकी 5 डोजेज जो होती हैं 0, 3, 7, 14, 28, ये वाली अपने उसको लगवा देनी, टॉक्साइड दे देना, उसके बाद उसको अच्छे से साफ़ कर देना। उसके बाद है पोस्ट प्री एक्सपायर रेबीज़ वैक्सीन जो है ना वो 1 ml होती है। इसकी कल्चर वैक्सीन जो होती है वो 0, 7, 23 डेज को लगती है, रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए दोबारा जरूरत नहीं रहती। इसी तरह स्नेक बाइट है। स्नेक बाइट में वो कहता है कि टोर्निकेट और कंस्ट्रिक्टिव बैंडेज ये कहा जाता है कि इतने इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने करते नहीं ये काम। इससे अच्छा कि आप पेशेंट को रीअश्योर करें, उसको इमोबिलाइज करें और मूव कर दें हॉस्पिटल के लिए। ट्रीटमेंट में उसको ऑब्जर्व करना होता है 24 आवर के लिए, टेटनस टॉक्सोइड दे दें। और उसके साथ अगर तो ज़्यादा आपको स्पीड लग रहा है तो आपने एंटीवेनम लगाना होता है। एंटीवेनम महंगा काफ़ी होता है, इससे एनाफाइलेक्टिक सिम्टम एनाफाइलेक्टिक शॉक होने का खतरा होता है जिसमें सिस्टेमिक है। तो इसलिए हमने पहले इसकी देखनी है कि इंडिकेशन है कि नहीं। इंडिकेशन में क्या होगा, सिस्टेमिक साइंस आ रहे हैं, टॉक्सिसिटी है, न्यूरोटॉक्सिक लेप्टोमाइलोसिस इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस वगैरह आ रही है, इसका मतलब है कि सिम्टम आ रहे हैं जो नहीं था टॉक्सिक था। उसके बाद अगर लोकल भी देख लेने आपने, कोई न्यूरोटॉक्सिन वैनम तो नहीं था, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, कोई रैपिड प्रोग्रेशन और स्वेलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर ये सारे हैं तो फिर आपने लगा देना फॉर एंटीवेनम की। वो इसने जो नीचे डोज लिखी है कहती नोट लेस दैन 5 एम्प्यूल्स ऑफ 10 ml, एंड 10 ml के 5 एम्प्यूल्स से कम नहीं लगाना। अच्छा, ये लाइफ थ्रेटनिंग और इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक होने का खतरा भी होता है, तो इसमें इसके साथ है अपने एड्रीनालीन भी लगा देनी है ताकि वो इसको एनाफिलेक्टिक शॉक को मैनेज कर ले, ठीक है। इसके अलावा जो पास पेपर में आपका एक सवाल आया हुआ वो बाउल परफोरेशन को लेके आया हुआ है।
यानी एक बाउल परफोलेशन हो गया तो उसको अपने मैनेज कैसे करना, उसमें आपने कहना सबसे पहले उसके फ्लूइड कलेक्ट कर दे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लगा दे, नेसोगैस्ट्रिक और यूरिनरी कैथेटर लगा दे, एंटीबायोटिक थेरेपी दे, एनाल्जेसिया दे, वाइटल मॉनिटर करे। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, लेप्रोटमी करनी है अपने, रिमूव और डाइवर्ट को करने का आज को, या फिर उसका पेटोमेंटली बाहर निकाल देने का उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन के रिलेटेड सवाल आया, वो कहता है कौन से वायरल टेस्टिंग मैंडेटरी है, तो इसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और एड्स जो है इसको मैंडेटरी रखें। उसने कहा कि एक इमरजेंसी सर्जरी है जिसमें पेरिनेल एब्सेस करनी है ना, तो उसके अंदर वो कहता है कौन से टेस्ट मैंडेटरी है, तो ये B, C और HIV एड्स मैंडेटरी है। उसके बाद वो कहता है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होती है, तो इसमें क्या है जो डॉक्टर ने करनी है ना, वो अपने जी फुल मास्क कर ले, फुली वाटर प्रूफ डिजोबल गाउन्स पहने, बूट्स पहने, डबल ग्लविंग करे, एसेंशियल पर्सन इन थिएटर रखें, अननेसेसरी वाइड मूवमेंट करे थिएटर के अंदर, और रिस्पेक्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर शार्प्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है N95 मास्क का उसने काम पूछा हुआ है, प्रिंसिपल क्या है, तो इसकी वो काम कैसे करता है, तो वो कहता है कि पास में बार लिखता है कि 3 प्रिंसिपल है इसके। एक इनर्शियल इम्पैक्ट है, जो पार्टिकल 1 mm से ज़्यादा होता है वो अपने इनर्शियल की वजह से इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा डिफ्यूजन है, जो पार्टिकल 1 माइक्रोन से कम होते हैं वो इसके फाइबर्स के अंदर स्टक हो जाते हैं, वहाँ ब्राउनिंग मोशन से मूव कर जाते हैं। यानी पहला आपके पास हो जाता है इनर्शियल इम्पैक्शन, इनर्शियल इम्पैक्शन यानी इनर्शिया की वजह से। दूसरा आपके पास डिफ्यूजन हो गया ब्राउनिंग मोशन की वजह से। तीसरा आपके पास जो आ जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, यानी इसके जो कुछ रीजन्स और फाइबर होते हैं ना वो चार्ज होते हैं, और वो जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है।